हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन ईडी एकेडमी। बच्चों, आज के इस लेक्चर में अपन स्टार्ट कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी कि इससे पहले वाले लेक्चर्स में अपन ने ऑलमोस्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट मींस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। इवन अपन ने गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस भी बच्चों कंप्लीट कर ली थी। तो बच्चों, इसके आज वाले इस लेक्चर में अपन जो देखेंगे कि वो गैमेट कैसे फ्यूज हो रहे हैं और फाइनली जब गैमेट फ्यूज होते हैं तो उससे क्या बनता है वो अपन देखने जा रहे हैं। तो अपन बात करें कि गैमेट जो फ्यूज होंगे वो जाइगोट बनाएंगे और बच्चों जाइगोट के बाद में उसमें क्या होने वाला है, डेवलपमेंट होने वाला है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। ये देखो बच्चों, फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो अपने को ये देखना होगा फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या है। तो बच्चों, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि मैं यहां पर बोलूंगा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, सिंपल भाषा में बोलेंगे इसको बस गैमेट्स। चलिए अब अपन देख रहे हैं कि क्या डायरेक्ट फ्यूजन हो जाता है, तो किस प्रोसेस से या किस सीक्वेंस से इसमें फ्यूजन होने वाला है और कैसे फाइनली क्रोमोसोम आपस में मिक्स होने वाले हैं बच्चों। चलिए देखो, सबसे पहले अपन इसमें इवेंट देखते हैं, वो होती है बच्चों सिंगेमी। सिंगेमी का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये है कि सपोज ये मैंने बोला है ये है स्पर्म और ये है एग, यानी कि इसको बोलेंगे सेकेंडरी oocyte बच्चों। तो होगा क्या, जब स्पर्म और एग आपस में पास पास आएंगे, पास पास आने के बाद यानी कि अपन बोलेंगे जनरली पास कौन आएगा, इसके स्पर्म मूव करता हुआ किसके पास पहुंचेगा, इसको बोल रहे हैं बच्चों सेकेंडरी oocyte। इसको अपन सेकेंडरी oocyte बोल रहे हैं बच्चों। दैट मीन्स स्पर्म जो है अपना स्पर्म ये सेकेंडरी oocyte के पास जाएगा और जाने के बाद में फ्यूज हो जाएगा। ये देखो फ्यूज हो गया है। तो ये एक दूसरे से जब फ्यूज होते हैं तो इसको बोलते हैं अपन सिंगेमी। तो अपन ने बोला फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स कॉल्ड नॉन एज सिंगेमी बच्चों। ठीक है, तो बच्चों जैसे ही मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे, दैट मींस उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज होने वाली है। यानी कि पहले वो टच होंगे, टच होने के बाद में उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कांटेक्ट में आने वाली है। फिर उसके बाद में बच्चों क्या होगा, एक दूसरे के अंदर मेल्टिंग होगी, दैट मींस दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेल्ट होगी पर्टिकुलर पैलेट से। और उसके बाद क्या होने वाला है बच्चों, उसके बाद में यानी कि मिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म होने वाला है। उसको क्या बोल रहे हैं अपन, प्लाज्मोगेमी। ओके, यानी कि सबसे पहले होने वाला है सिंगेमी, सिंगेमी के बाद में होने वाला है प्लाज्मोगेमी बच्चों। अच्छा, प्लाज्मोगेमी के बाद में क्या होगा, इसके अंदर जो कैरियोप्लाज्म है, यानी कि अपन ऐसे बोल रहे हैं कि ये क्या है, इसके अंदर अपन ने बात करी कि एक पर्टिकुलर सेल है। सपोज ये एक सेल है, तो बच्चों इस सेल का ये न्यूक्लियस हो गया और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको बोला अपन ने साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले क्या मिक्सिंग होने वाला है, एक दूसरे का साइटोप्लाज्म मिक्स हो रहा है। ये देखो एक दूसरे का साइटोप्लाज्म मिक्स हो रहा है, तो अपन ने बात करी इसको बोल रहे हैं अपन प्लाज्मोगेमी। अच्छा, तो सर प्लाज्मा आपस में मिक्स हो गया है, तो अब क्या मिक्स होगा इसके अंदर, अब कैरियोगेमी। अच्छा, कैरियोगेमी में क्या होगा, दैट मींस इसके अंदर जो प्लाज्मा भरा हुआ है न्यूक्लियस में बच्चों, इसको क्या बोलते हैं अपन, कैरियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, कैरियोप्लाज्म बोलेंगे। तो फिर साइटोप्लाज्म किसे बोल रहा है, ये देखो एक्सेप्ट न्यूक्लियस, जितना भी सराउंडिंग एरिया उसमें जो प्लाज्मा आपको मिल रहा है उसको बोल रहे हैं अपन बच्चों साइटोप्लाज्म। चलिए जी, इसको साइटोप्लाज्म बोल दिया। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म मिक्स हो रहा है, देन फिर क्या होने वाला है, कैरियोप्लाज्म मिक्स होगा, उसको बोलते हैं बच्चों कैरियोगेमी। यानी कि ये एक दूसरे में मिक्स होने वाले हैं, तो इसको बोला है अपन ने कैरियोगेमी। चलिए, जब फाइनली आपस में न्यूक्लियस का प्लाज्मा मिक्स हो रहा है, तो अब क्या बचा है इसमें, अब बचा है क्रोमोसोम। तो बच्चों अब क्रोमोसोम आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे। तो मिक्स होंगे जब क्रोमोसोम, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस बोलते हैं बच्चों। ये देखो, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम्स क्या कहला रहा है, एम्फीमिक्सिस। ओके, जब एम्फीमिक्सिस हो जाएगा तो एक सेल के अंदर अपन ऐसे बोलेंगे कि सर 2n कंडीशन आ जाएगी। 2n कंडीशन कैसे, कि हैप्लॉइड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम स्पर्म के अंदर प्रेजेंट थे एंड हैप्लॉइड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम सेकेंडरी oocyte के अंदर प्रेजेंट थे। तो जब हैप्लॉइड हैप्लॉइड आपस में मिक्स हो रहे हैं तो क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, 2n। तो 2n बनते ही क्या फॉर्म हो जाएगा, जाइगोट। तो इसको बोला अपन ने फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड क्रोमोसोम इज जाइगोट। तो ये पूरी की पूरी सीक्वेंस है फर्टिलाइजेशन की। दैट मींस अपने को क्या बनाना है फर्टिलाइजेशन में, जाइगोट बनाना।
तो जैसे ही जायगोट बन जाएगा, इसके बाद इसके अंदर क्या होगा, डिवीजन स्टार्ट होगा, जिसे बोल रहे हैं अपन क्लीवेज। चलिए क्लीवेज अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये इतना इजी नहीं है, ये इतनी इजी सरल प्रोसेस नहीं है बच्चों। इसके अंदर बहुत सारी इवेंट्स चलती है। कैसे एक स्पर्म सेकेंडरी ओसाइट तक पहुंच रहा है, इतना भी इजी नहीं है। दैट मींस उसके लिए पहले सेक्सुअल इंटरकॉर्स हो रहा है, सेक्सुअल इंटरकॉर्स होने के बाद में स्पर्म इजैकुलेट हो रहे हैं, स्पर्म जैसे इजैकुलेट होता है तो इसको फाइनली पहुंचना है किसके पास, एम्पुला के पास बच्चों। अच्छा, एम्पुला तक पहुंचेंगे तो उनके लिए मूवमेंट चाहिए होगा, दैट मींस स्पर्म का मूवमेंट होगा। फिर क्या होगा, फिर एक्रोसोमल रिएक्शन होगी। एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद क्या होगा, फिर उनकी जो भी लेयर्स है वो आपस में क्या होने वाली है, पेनिट्रेट होने वाली है, फ्यूज होने वाली है। तो ऐसे करके अपन एक एक लेयर को फ्यूज करते हुए स्पर्म को पहुंचा देंगे कहां तक, एग के साइटोप्लाज्म तक। तो चलिए वहां तक की इवेंट को अपन फर्दर स्टेप्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी स्टेप्स जान लेते हैं। तो मैंने यहां पर बोला स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले क्या होगा, इंसेमिनेशन, यानी कि सेक्सुअल इंटरकॉर्स होने के बाद, यानी कि ऐसे बोलेंगे स्पर्म को कहां इजैकुलेट कर दिया जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। एफआरटी का मीनिंग क्या है, यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म डाल दिया जाता है, उसको बोला अपन ने, उसको बोला है इंसेमिनेशन। स्पर्म आ चुका है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में और अब इसको एक कैपेसिटी दी जाएगी ताकि ये इजीली क्या कर जाए, सेकेंडरी ओसाइट को पेनिट्रेट कर जाए बच्चों। तो इसको बोला है अपन ने कैपेसिटेशन। देखेंगे कैसे होता है कैपेसिटेशन। तो पहले होगा इंसेमिनेशन, फिर होगा कैपेसिटेशन बच्चों। जैसे ही कैपेसिटेशन की इवेंट होगी फिर होने वाला है स्पर्म मूवमेंट। अच्छा, स्पर्म मूव करके कहां पहुंचता है, सेकेंडरी ओसाइट के पास पहुंचता है बच्चों। अच्छा, सेकेंडरी ओसाइट के पास पहुंचने के बाद क्या होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन होगी। पूरा नहीं लिखा हुआ, एक्रोसोमल रिएक्शन है ये। इसके बाद क्या होगा, पेनिट्रेशन ऑफ एग लेयर्स। अच्छा, पेनिट्रेशन ऑफ एग लेयर्स होगा, यस। फिर फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन इसी में इंक्लूड है बच्चों, इसी में इंक्लूड है। तो इसमें अपन देखेंगे कि कौन सी लेयर तक आने के बाद इसके अंदर फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए इससे पहले अपन इसके बाद में अपन ने क्या देखा, ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी होने वाला है, फिर क्या हो जाएगा, फाइनली जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। तो मैंने बोला था बच्चों इतना इजी नहीं है जाइगोट बनना, इसके लिए बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारी स्टेप्स अपने को पढ़नी होगी। तो वन बाय वन अपन स्टेप्स को डील करते हुए चलते हैं और एक जाइगोट का फॉर्मेशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने यहाँ पर बोल दिया है स्पर्म मूवमेंट। देखो स्पर्म मूवमेंट से पहले इंसेमिनेशन होगा, तो अपन एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये देखो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का अच्छा सा डायग्राम अपन बना ले रहे हैं। ट्राई करता हूं बेस्ट डायग्राम बनाने की, आपके जैसा आर्टिस्ट तो हूं नहीं मैं बच्चों, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं। ये देखो, ये देखो बच्चों, ये अपन ने बनाया फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इसमें अपन बात करने वाले हैं, यहां पर एम्पुला प्रेजेंट है, सभी को पता है आपको एम्पुला। और ये एम्पुला के बाद में क्या निकला यहां से, ये देखो यहां पर ये फिम्बरी बन चुकी है। सेम यहां पर भी होगा क्या, यस यहां पर भी होगा, यहां पर भी एम्पुला होगा फेलोपियन ट्यूब के अंदर और ये फिम्बरी। लेकिन ये फिम्बरी जाकर अटैच कहां से हो रही है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओवेरी है सर, ओवेरी। ये देखो ओवेरी अटैच है यहाँ से, ये ओवेरी सटी हुई है। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का डायग्राम हो गया बच्चों। अब अपन देखेंगे कैसे इसमें स्पर्म का मूवमेंट होगा। एक बार अपन एंडोमेट्रियम भी यहाँ ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये देखिए बच्चों, ये लीजिए, सबसे पहले अपन देखने जा रहे हैं कि स्पर्म का इंसेमिनेशन होगा। क्या होने वाला है, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन होता है वेजाइना के अंदर, यहाँ पर मिलियंस ऑफ स्पर्म यहाँ पर पुट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं इंसेमिनेशन हो रहा है बच्चों, इंसेमिनेशन। वेरी गुड। इंसेमिनेशन में क्या होता है, यानी कि अपन बात करेंगे यहाँ पर, यानी कि जो सीमन होगा, क्या डाला जाएगा इसके अंदर, सीमन डाला जाएगा। यानी कि अपन बात कर रहे हैं ये जो है टोटल सीमन यहाँ पर पुट किया जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। और इस सीमन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा सेमिनल, यानी कि अपन ऐसे बोलेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स या ग्लैंडुलर फ्लूइड, ग्लैंडुलर फ्लूइड
एंड स्पर्म होगा। इंसेमिनेशन में डाला क्या जाएगा, सीमन डाला जाएगा जिसमें ग्लैंडुलर फ्लूइड होगा एक्सेसरी ग्लैंड्स का, और प्लस में स्पर्म होगा बच्चों। ठीक, अब अपन देखने जा रहे हैं कि सर इस सीमन में जो स्पर्म है वो कितना होता है। तो अपन बात करें 200 से 300 मिलियन स्पर्म होता है कितने इजैकुलेशन में, 3 to 4 ml इजैकुलेशन में। यानी कि अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं इंसेमिनेशन में जो स्पर्म डाला जा रहा है या फिर जो भी सीमन डाला जा रहा है वो 3 to 4 ml है बच्चों। चलिए इतना पता लगा अपने को। इसमें से जो स्पर्म है वो है 200 से 300 मिलियन। चलिए जी, अब अपन देखने जा रहे हैं कि स्पर्म का मूवमेंट कैसे होगा। तो स्पर्म के मूवमेंट से पहले अपने को दो चीजें और देखनी है, जैसे अपन ने यहां पर देखा है कैपेसिटेशन। चलिए इंसेमिनेशन अपन ने देखा है, सबसे पहले अपन यहां देख चुके हैं इंसेमिनेशन। इसी स्लाइड में मैं कवर कर रहा हूं बच्चों, एक अलग सी स्लाइड होनी चाहिए थी इसमें, बट इतनी बड़ी इवेंट नहीं है ये, इसी में अपन कवर कर रहे हैं। ये देखो इंसेमिनेशन अपन देख चुके हैं, क्या होता है यहाँ पर 3 to 4 ml सीमन यहाँ पर इजैकुलेट किए जाएंगे। इजैकुलेट कहाँ किया जा रहा है, वेजाइना के अंदर। चलिए ये क्लियर हुआ। इसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन क्या होगा कैपेसिटेशन में, चलिए वो भी देख ले रहे हैं। देखो कैपेसिटेशन कहाँ कंडक्ट होता है, तो ये बच्चों होता है इट कंडक्ट इनटू या इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। क्या चेंजेस होते हैं इसमें, क्या चेंजेस होते हैं, तो कैपेसिटेशन में चेंजेस होते हैं किसके अंदर, स्पर्म में चेंजेस होते हैं। तो चेंजेस इन स्पर्म आर अकर हेयर। क्या चेंजेस होंगे वो अपन देखने जा रहे हैं। ये देखो अपन स्पर्म की ऐसी स्ट्रक्चर बनाए थे बच्चों, ये लो स्पर्म की स्ट्रक्चर बनाए थे और उसमें मैंने ये बताया था ये एक्रोसोम वाला पार्ट है, यहाँ पर फिर नीचे न्यूक्लियस वाला रीजन आ जाएगा, और ये नेक अपन ने देखी थी। चलिए इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर ये मिडल पीस आ गया था, इतना सा अपन देखने जा रहे हैं। तो ये जो एक्रोसोम वाला रीजन है ना बच्चों, इस एक्रोसोम की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके ऊपर सबसे पहले जब ये फॉर्म हो रहा था तभी उसी टाइम इस पर एक कोटिंग कर दी गई थी। किसकी कोटिंग, कोलेस्ट्रॉल की कोटिंग। दैट मींस इस कोलेस्ट्रॉल की कोटिंग को क्या करना है, रिमूव करना है। दैट मींस यहां पर जो कोटिंग है ना ये एक्रोसोम है, एक्रोसोम है, और इस एक्रोसोम पर जो आपको रेड कलर से दिख रही है बच्चों, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, इसको बोलेंगे कोलेस्ट्रॉल लेयर। ये है कोलेस्ट्रॉल लेयर। बच्चों ये कोलेस्ट्रॉल लेयर क्यों इस पे डिजाइन की जाती है, क्यों इसको कोलेस्ट्रॉल से पैक किया जाता है, इसके बहुत सारे रीजन है। इसके रीजन ये है कि ये पर्टिकुलर सेकेंडरी ओसाइट को ही क्या करे, पेनेट्रेट करे। ऐसा नहीं हो कि पेनेट्रेट करने से पहले या फिर इंसेमिनेशन से पहले ही इसका जो एक्रोसोम वाला पार्ट है वो रप्चर हो जाए। तो कहीं ना कहीं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या डाला है इसके अंदर, कोलेस्ट्रॉल डाला है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल की पूरी लेयर चिपकाई इसके अंदर। ठीक, और चलिए तो इससे अब होगा क्या, जब तक कोलेस्ट्रॉल रहेगा एक्रोसोम पेनेट्रेट या एक्रोसोम जो है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सपोज नहीं हो पाएगी। तो इसको लिए क्या करेंगे अपन, कोलेस्ट्रॉल को हटाएंगे, और कोलेस्ट्रॉल को हटाने की प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कैपेसिटेशन। तो इसमें होगा क्या, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है बच्चों, इसके थ्रू क्या किया जाएगा, कुछ ऐसे एंजाइम यहाँ पर सिक्रीट की जाएंगे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कुछ लिक्विड वाला पार्ट यहाँ से सिक्रीट किया जाएगा जो क्या करेगा, इस कोलेस्ट्रॉल लेयर को रिमूव करेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कैपेसिटेशन। क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटेशन। किसने रिमूव किया, तो अपन बात करेंगे यहाँ पर जैसे वेजाइनल फ्लूइड, में यहाँ पर लिख रहा हूं वेजाइनल फ्लूइड। वेजाइनल फ्लूइड ने क्या करा है, यहाँ पर इस एक्रोसोम पर जो कोलेस्ट्रॉल की लेयर थी इसको रिमूव किया बच्चों। तो ये कैपेसिटेशन कवर हुआ। तो अपन ने देखा इंसेमिनेशन, कैपेसिटेशन, और अब देखने जा रहे हैं स्पर्म मूवमेंट। तो जनरली स्पर्म मूवमेंट में होता क्या, कुछ नहीं होता। जो स्पर्म इंसेमिनेशन हुआ है या फिर जितना भी इजैकुलेट हुआ है, क्या उसमें से कंप्लीट स्पर्म एम्पुला तक पहुंचेगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कंप्लीट स्पर्म नहीं जा पाएगा। तो अपन बात करें सर, क्या जैसे मैंने बोला यहाँ पर 100% स्पर्म है इजैकुलेशन में, उसका अपन एनसीईआरटी में भी ये गिवन है बच्चों, 60% क्या होना चाहिए, मॉर्फोलॉजिकल फिट होना चाहिए स्पर्म। यानी कि जितना भी स्पर्म आया है 3 to 4 ml में,
जिसमें से अपन ने बात करी थी 200 से 300 ml स्पर्म, तो उसका 60% क्या होना चाहिए, एकदम करेक्ट, प्योर, या ऐसे बोल सकते हैं अपन मॉर्फोलॉजिकली फिट होना चाहिए। टेल अच्छे से होनी चाहिए, उसकी हेड भी अच्छे से, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर शेप उसकी होनी चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए पूरा। ओके, तो सर उसके बाद में अब इसी 60% का जो 40% स्पर्म है ना बच्चों, ये कैसा होना चाहिए, इसमें विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए, यानी कि हाई स्पीड से ये पहुंचना चाहिए। अब ये 40% जो स्पर्म है ये जाएगा, यानी कि लगभग 48 मिलियन के अराउंड स्पर्म बनता है। अगर 200 का अगर अपन 60 करें और 60 का फिर 40 करें तो आ जाएगा बच्चों 48 मिलियन के अराउंड। तो ये 48 मिलियन जो स्पर्म है ये कैपेबल है, या ऐसे बोल सकते हैं इतना मिनिमम रिक्वायर्ड है कहां तक पहुंचने के लिए, एम्पुला तक पहुंचने के लिए। तो यहां से सारे के सारे रेस करेंगे, ये देखो यहां से रेस करने वाले हैं, कहां से, वेजाइना से रेस करेंगे यहां से। तो अपन बात कर रहे हैं यहां पर, चलिए तो मैंने कहा ये जाएगा कैसे, ये देखो जनरली यहां से जो वॉल बनी हुई है एंडोमेट्रियम वॉल, इसमें होती है पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस बच्चों। कौन सी प्रोसेस होगी, पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस, और इस पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस के थ्रू ही ये दोनों साइड में जाएगा, ऐसा नहीं है एक ही साइड में जा रहा है, ये देखो दोनों साइड में इसका मूवमेंट हो रहा है, ये देखो मूवमेंट हो रहा है इसका, और ये मूव करता हुआ कहां पहुंच जाएगा, ये फाइनली यहां पहुंच जाएगा एम्पुला वाले रीजन में। इसको बोल रहे हैं बच्चों एम्पुला। चलिए कलर चेंज कर ले रहे हैं, इसको बोला है एम्पुला, एम्पुला। ये देखो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी oocyte, ये लीजिए सेकेंडरी oocyte। तो ये मूव करता हुआ कहां पहुंच रहा है, ये मूव करता हुआ कहां पहुंच रहा है, सेकेंडरी oocyte के पास पहुंच गया, और यहीं तक अपने को ले जाना था। तो ये हो गया स्पर्म मूवमेंट। स्पर्म मूवमेंट होता कैसे है, जो एंडोमेट्रियम वॉल है बच्चों वहां से उसकी हेल्प लेता हुआ स्पर्म कहां तक पहुंचेगा, एम्पुला तक पहुंचेगा। इसको बोला है अपन ने स्पर्म मूवमेंट। स्पर्म मूवमेंट में कौन हेल्प कर रहा है, जनरली अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर एंडोमेट्रियम वॉल्व क्या कर रही है, पेरिस्टाल्सिस की मूवमेंट कर रही है। तो उसमें जो कर्माणु कुंचन हिंदी में बोलते हैं, तो पेरिस्टाल्सिस से क्या होगा, इसको एक तरह से हेल्प मिलेगी ऊपर की ओर जाने में। चलिए नॉर्मली अपन यही देख रहे हैं कि इस वे से क्या हो रहा है, स्पर्म इसके अंदर पहुंच रहा है। अगर अदर ऑर्गेनिज्म की बात करें, इवन ह्यूमन की भी बात करें, तो और भी बहुत सारे फैक्टर है जो स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जैसे टेम्परेचर, केमिकल, सिक्रीशंस, ईटीसी, तो वो भी हेल्प करते हैं बच्चों। लेकिन जनरली अपन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो अपने पर्पस यानी कि अपने लेवल पर अपन बात करें तो एक तरह से एंडोमेट्रियम लेयर के थ्रू क्या पहुंच रहा है, एम्पुला तक पहुंच रहा है। डन। तो अब क्या होगा, अब होगा एक्रोसोमल रिएक्शन। स्पर्म पहुंच चुका है एम्पुला तक, तो अब क्या होगा, अब एक्रोसोमल रिएक्शन होने वाली बच्चों। चलिए देख रहे हैं अपन एक्रोसोमल रिएक्शन कैसे होती है। तो ये देखो बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले अपन बच्चों ड्रॉ कर लेते हैं सेकेंडरी oocyte। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अपन देख रहे हैं ये अंदर का साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो मेटाफेजिक प्लेट के अंदर सिंगल प्लेट होगी। मेटाफेजिक प्लेट के अंदर कौन अरेस्टेड है, यहां पर क्रोमोसोम अरेस्टेड है ऐसे। ये सेकेंडरी oocyte, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होगा, अलग अलग लेयर्स होंगी। तो अपन बात कर रहे हैं कौन कौन सी लेयर्स होने वाली है सर, जोना पेलिसिडा। ये देखिए जोना पेलिसिडा की भी डबल लेयर, ZP2, ZP3, ZP2 एंड ZP3। चलिए ये डबल लेयर हो गई। अब क्या होगा इसके ऊपर, अगेन इसके ऊपर कोरोना रेडिएटा की भी लेयर है बच्चों। अच्छा कोरोना रेडिएटा भी है क्या, यस है। ये मैं रेड कलर से जो ड्रॉ कर रहा हूं ये कोरोना रेडिएटा ड्रॉ कर रहा हूं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अपन इतने अच्छे से क्यों देख रहे हैं इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सीक्वेंस पूछी जाती है यहाँ से। ये देखो बच्चों एग्जाम में सीक्वेंस पूछी जाएगी कि स्पर्म कौन कौन सी लेयर को पेनिट्रेट करता हुआ फाइनली न्यूक्लियस के अंदर पहुंचेगा या फिर साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा। ये देखो ऐसे अपन स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये जो मैंने आपको डबल लेयर शो करी है ये किसकी है, ये है कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा के ऊपर और कुछ लेयर होती है क्या, हाँ बस कुछ सेल्स के और टुकड़े होते हैं, ऐसे टुकड़े आपको मिलेंगे। ये टुकड़े आए कहां से, ये ग्रेनुलोसा सेल्स की मॉडिफिकेशन है सर। ये देखो और क्या होने वाला है इसमें, और क्या प्रेजेंट है, और मैंने बोला इन सभी की पैकेजिंग करने के लिए एक सब्सटेंस इसके अंदर होता है बच्चों, और उस सब्सटेंस का नाम है हाइल्यूरोनिक एसिड। ये देखिए
ये देखिए हाइल्यूरोनिक एसिड जो मैं यहाँ पिंक कलर से शो कर रहा हूँ ना, ये क्या है, ये हाइल्यूरोनिक एसिड है बच्चों। ये देखिए हाइल्यूरोनिक एसिड। हाइल्यूरोनिक एसिड ने किया क्या है, जल्दी बताइए। हाइल्यूरोनिक एसिड ने किया क्या है, यहाँ पर पैकेजिंग किया। तो ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये सेकेंडरी ओसाइट की स्ट्रक्चर है। तो इसकी लैबलिंग कर ले रहे हैं अपन। सबसे पहले अपन ने यहाँ पर देखा, ये देखो, चलिए ये देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि सर लैबलिंग कर दीजिए। ये है बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको बोल रहे हैं अपन क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों, मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में अपन बात कर रहे हैं, एक है ZP2 जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा 2, एक को बोला ZP3 जोना पेलुसिडा लेयर, और फिर डबल लेयर जो आपको दिख रही है ना, ये डबल लेयर, ये किसकी है, ये है कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। और ये जो आपको पिंक कलर से दिख रहा है, इसको बोला अपन ने हाइल्यूरोनिक एसिड, हाइल्यूरोनिक एसिड। तो ये एक सीक्वेंस हो गई है बच्चों। सबसे पहले अगर अपन बात करें, यानी कि आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइल्यूरोनिक एसिड सबसे पहले आएगा, कोरोना रेडिएटा, ZP3, ZP2, देन फिर पहुंचेंगे अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये किसकी ड्रॉ की है अपन ने, ये स्ट्रक्चर बच्चों है सेकेंडरी, ये स्ट्रक्चर है सेकेंडरी ओसाइट की। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है सेकेंडरी ओसाइट, क्योंकि इसी को तो क्या करना है सर, पेनेट्रेट करना है इसको। चलिए अब अपन देख रहे हैं एक्रोजोमल रिएक्शन में जनरली होता क्या है, एक्रोजोम किसके पास में होता है, जल्दी बताओ। एक्रोजोम किसके पास में है, स्पर्म के पास में है। तो स्पर्म जो है वो कांटेक्ट में आएगा किसके, सेकेंडरी ओसाइट के। ये लीजिए, तो ये देखो बच्चों, सबसे पहले अपन देखने जा रहे हैं स्पर्म। ये स्पर्म का एक्रोजोम वाला रीजन है, ये लीजिए, इसके अंदर मिल जाएगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मिल जाएगा। अच्छे से डिजाइन नहीं हो रहा, ये लीजिए। अब अपन देख रहे हैं कि ये जितने भी इसके अंदर, यानी कि ये एक्रोजोम जो है, इसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल लेयर हट चुकी है, लेकिन इसके अंदर अपन देख पा रहे हैं कि सर कुछ एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट है। तो उन एंजाइम्स को क्या बोलेंगे, उन एंजाइम्स का कोई पर्टिकुलर नेम होता है क्या, यस, क्या नाम है सर उनका, तो उसको बोलते हैं बच्चों स्पर्म लाइसिंग एंजाइम, स्पर्म लाइसिंग एंजाइम। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कौन कौन से एंजाइम है इसके अंदर, तो मैंने यहाँ पर लिखा है सबसे पहले हाइल्यूरोनिडेज, हाइल्यूरोनिडेज। ओके, उसके बाद में आएगा कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम, CPE, कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम। ओके बच्चों, इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं इसमें ZPE, जोना पेलुसिडा पेनेट्रेटिंग एंजाइम, जोना पेलुसिडा पेनेट्रेटिंग एंजाइम बच्चों, ठीक है। चलिए ये अपन ने देख लिया है कि ये एक्रोजोम है, और इस एक्रोजोम के अंदर क्या फील है, इसके अंदर स्पर्म लाइसिंग एंजाइम फील है। तो इस रिएक्शन में होने वाला क्या है, सबसे पहले ये कांटेक्ट में आने वाला सेकेंडरी ओसाइट के। तो बच्चों जैसे ही ये सेकेंडरी ओसाइट के कांटेक्ट में आता है, अपने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो स्पर्म की, या ऐसे बोल सकते हैं एक्रोजोम की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो सबसे पहले कांटेक्ट में आने वाली है किसके साथ, सेकेंडरी ओसाइट के साथ में। तो वहां पर क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन, पार्टिकुलर रिकॉग्नाइजेशन होंगी, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि सेकेंडरी ओसाइट के पास में कुछ रिसेप्टर हैं और स्पर्म के पास में लाइगेंड है। तो इस रिसेप्टर और लाइगेंड की बाइंडिंग हो रही है, और उससे एक प्रॉपर सिग्नलिंग इसके अंदर कन्वे हो रही है, किसके अंदर, स्पर्म के अंदर। तो उस प्रॉपर सिग्नलिंग से क्या होगा, सबसे पहले इसके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसकी, ये क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। मैंने बोला एक सिग्नलिंग चलती है इसके अंदर। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होने वाला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर होगी बच्चों, रप्चर्ड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्ड होने के बाद क्या होगा, बाद क्या होने वाला है, बाद में ये जो स्पर्म लाइसिन
स्पर्म लाइसिन एंजाइम है ये रिलीज हो जाएगा। स्पर्म लाइसिन एंजाइम जैसे ही रिलीज होगा उसके बाद की इवेंट अपन देखेंगे क्या हो रहा है, रिलीज्ड, ये रिलीज्ड हो रहे हैं बच्चों। कैसे? जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आ रहा है तो मैंने कहा ये जो इसका स्पर्म का एक्रोसोम वाला रीजन है ये किसके कांटेक्ट में आ रहा है, ये आ रहा है सेकेंडरी ओसाइट के कांटेक्ट में आ रहा है। तो इसके कांटेक्ट में आते ही इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाएगी। रप्चर होते ही क्या होगा, स्पर्म लाइसिन एंजाइम बच्चों रिलीज हो जाएंगे। तो अब ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम क्या करने वाले वही तो अपन देखेंगे। अब अपन देखने जा रहे हैं क्या कर रहा है, पेनिट्रेशन ऑफ एग लेयर। क्या करेगा, अब वो एंजाइम्स जो है उसकी जितनी भी लेयर्स थी उनको पेनिट्रेट करेंगे। कैसे, ये देखो 1 by 1 लेयर पेनिट्रेट होने वाली है। सबसे पहले जो है स्पर्म वो क्या करने वाला है, और यहां पर अपन ने देखा था कि सर मेटाफेज प्लेट पर क्रोमोसोम ऐसे अलाइन हो रखे हैं, तो क्या अब इसके ऊपर ऐसे ZP2 ZP3 एंड चलिए कोरोना रेडिएटा बनाते जल्दी से। ये कोरोना रेडिएटा कलर चेंज कर दिया है हमने, बट हाँ स्ट्रक्चर वही है सेम। जी हाँ, ये लीजिए अपन ने बनाया है डबल लेयर ऑफ कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा बनाया फिर से अपन ने। क्यों अपन बार बार बना रहे हैं सर, यही तो इंपॉर्टेंट है, इसी को तो अपन पेनिट्रेट करेंगे। अपन नहीं करेंगे बच्चों, स्पर्म करेगा। चलिए हाँ, तो ये अपन ने बना दिया है। इसके अंदर कौन सा कलर ले, ये ले लेते हैं, दिख जाएगा, यस दिख रहा है। तो ये कुछ ऐसी सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट थी और इसके अंदर जो एसिड फील था उस एसिड का नाम क्या था, हाइल्यूरोनिक एसिड। तो ये देखो हाइल्यूरोनिक एसिड रेड कलर से अपन ने ड्रॉ किया था। ये देखो जो रेड कलर से अपन ने ड्रॉ किया था, ये क्या है, ये हाइल्यूरोनिक एसिड है। अब देखते हैं कमाल स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स का, क्या कर रहे हैं वो, उनमें से 1 by 1 एंजाइम सबसे पहले एक्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बोलने जा रहा हूँ कि हाइल्यूरोनिडेज। अच्छा कौन कौन से एंजाइम्स थे वो एक बार अपन फिर से देख ले रहे हैं। ये देखो बच्चों कौन कौन से एंजाइम रिलीज हो रहे थे। चलिए तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर स्पर्म लाइसिन एंजाइम में, लाइसिन एंजाइम सबसे पहले आएगा हाइल्यूरोनिडेज। कौन सा वाला आएगा, हाइल्यूरोनिडेज आएगा बच्चों। क्या करेगा ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, हाइल्यूरोनिडेज जो है वो सबसे पहले इस हाइल्यूरोनिक एसिड को ब्रेक करेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ, ये एक्रोसोम वाला रीजन है, ऐसे मान के चल रहे हैं एक्रोसोम है, ये स्पर्म यहाँ पर अपन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसने रिलीज किया है हाइल्यूरोनिडेज। सबसे पहले क्या रिलीज किया है, हाइल्यूरोनिडेज। तो सबसे पहले क्या होने वाला है, यहाँ पर हाइल्यूरोनिक एसिड ब्रेक हो रहा है, हाइल्यूरोनिक एसिड ब्रेकिंग हो रही है। यहाँ पर ब्रेकिंग किसने करी है सर, ब्रेकिंग हाइल्यूरोनिडेज ने। मैंने बोला ना सबसे पहला जो फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर एंजाइम यूज हो रहा है हाइल्यूरोनिडेज। चलिए तो क्या यहाँ पर इसने, ये देखते हैं क्या इसने यहाँ पर, चलिए यहाँ पर दिखा दे रहा हूं मैं, इतना सा उड़ा दिया है रीजन, यानी कि अपन ऐसे बोल रहे हैं क्या इसमें इसने हाइल्यूरोनिक एसिड को उड़ा दिया है, यस इसने उड़ा दिया इसको। तो क्या ये अब यहां तक आ गया है, दैट मींस क्या ये कोरोना रेडिएटर तक पहुंच गया, यस ये कोरोना रेडिएटर तक पहुंच गया। ये इवेंट फर्स्ट, फिर ये यहां पहुंचा, ये सेकेंड। चलिए तो अब क्या होगा सर, अब कौन सा एंजाइम आएगा जल्दी बताइए सर, जल्दी ये लो। अब जो आने वाला है वो आएगा CPE, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम नंबर 2, कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम नंबर 2। सीक्वेंस बता रहा हूं मैं। अब ये क्या करेगा, यहां पर आया CPE, इसने क्या किया है, इसने इस कोरोना रेडिएटा को ब्रेक किया है। CPE क्या करेगा, ब्रेक टू कोरोना रेडिएटा लेयर बच्चों। अच्छा इसको ब्रेक करेगा, यस ब्रेक टू। चलिए अब क्या होगा, 1 by 1 दोनों लेयर्स को क्या कर देगा, ये ब्रेक कर देगा बच्चों। तो अब क्या होने वाला है, देखते जाइए क्या होने वाला है। अब ये भी यहां से रिमूव हो चुकी है। चलिए मैं यहां पर ड्रॉ कर दे रहा हूं,
ये लो इतना वाला पार्ट इसने ड्रॉ कर उड़ा दिया। ये देखो अभी भी सर यहाँ पर क्या लगा हुआ है, जोना पेलिसिडा लगा हुआ है। अब ये देखो बहुत ही अच्छी इवेंट यहाँ पर आने वाली है। ये अब आपको क्या दिख रही है यहाँ पर दिख रही है सर ZP यानी कि जोना पेलिसिडा। इस जोना पेलिसिडा पर क्या है, इस पर सर ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है इसके ऊपर, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, ये एक तरह की फर्टिलाइजिंग प्रोटीन है। क्या है ये, एक तरह की फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। क्या ये फर्टिलाइजिंग प्रोटीन है? क्यों बोला सर इसको फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, कुछ तो रीजन होगा। यस रीजन है इसका। ये देखो ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो स्पीसीज स्पेसिफिक प्रोटीन है बच्चों, स्पीसीज स्पेसिफिक प्रोटीन बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं, ये एक ऐसी प्रोटीन है जो एक पार्टिकुलर स्पर्म को ही बाइंड करने देगी, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन, इसलिए बोल रहे हैं इसको फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, जो एक फर्टिलाइजेशन में हेल्प करने वाले हैं। दैट मींस अगर कोई भी स्पीसीज है, जैसे मैंने बोला डॉग स्पीसीज है, काउ स्पीसीज है, ह्यूमन स्पीसीज है, तो उनके जितनी भी एग्स है उनको ओनली उन्हीं की स्पीसीज के स्पर्म पेनिट्रेट कर सकते हैं। जी हाँ, इसीलिए क्या बनाया है यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन रखा है और इसको बोल रहे हैं स्पीसीज स्पेसिफिक प्रोटीन। और दूसरा नाम क्या है इसका, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। फर्टिलाइजिंग प्रोटीन भी बोला है। तो सर इसको फर्टिलाइजिंग प्रोटीन बोला, तो एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन किसके पास में है, तो यहां पर एक रिएक्शन होने वाली है जिसको बोल रहे हैं पर फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग, फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। तो मैंने यहां पर लिख दिया, ये देखो फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। इसमें होगा क्या, इसमें जो स्पर्म होगा और स्पर्म का जो एक्रोसोम वाला रीजन है इसके पास में क्या लगा हुआ है, स्पर्म के एक्रोसोम के पास में, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूं, चलिए स्पर्म एक बार ड्रॉ कर रहे हैं यहां पर। ये देखो यहां पर अब पहुंच चुका है, यहां पर कौन पहुंच चुका है, स्पर्म पहुंच चुका है। ये देखिए यहां तक स्पर्म पहुंच गया है, यानी कि फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड इवेंट है। तो यहां पर मैंने बोला है ये एक बच्चों पार्टिकुलर प्रोटीन लगी हुई है, ये पार्टिकुलर प्रोटीन लगी हुई है, इस प्रोटीन का एक रिसेप्टर है, ये प्रोटीन है ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसका लाइगेंड किसके पास में है, एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन किसके पास में है, तो ये देखो ये है स्पर्म के पास। तो पहले क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको बोल रहे हैं अपन फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। यही वो रिएक्शन है, यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। इसके बाद में जैसे ही पता लगता है कि ये स्पर्म ह्यूमन का स्पर्म है, तो यहाँ पर इसको आगे जाने दिया जाएगा, आगे इसको एंट्री मिलेगी। अगर स्पर्म ह्यूमन का नहीं होता तो इसको आगे एंट्री नहीं मिलने वाली थी बच्चों। चलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद में क्या होने वाला है, इसके बाद में बच्चों इसके पास कौन सा एंजाइम है, नंबर 3 एंजाइम कौन सा है इसके पास, ये है ZPE आने वाला है नंबर 3 पर। अच्छा ZPE आएगा, हाँ, तो ये क्या कर देगा, ये इसको ब्लॉक, इसको उड़ा देगा। यानी अपन देख रहे हैं यहाँ पर, चलिए पहले उड़ा दे रहे हैं इसको। ये देखो अब इसने क्या किया है, इसने ऑलमोस्ट सब कुछ उड़ा दिया। ये लो यहां तक पहुंच चुके हैं अपन, ZP3 ZP2 दोनों को उड़ा दिया, क्योंकि इसके पास लाइगेंड थे सर। दैट मीन्स इनके रिसेप्टर और लाइगेंड की बाइंडिंग होती है और 1 बाय 1 इसकी एंट्री होती रहती है एक दूसरे को। ये ऐसे बोल सकते हैं कि एक एक लेयर को ये पेनिट्रेट करता हुआ आगे की ओर जा रहा है। तो क्या हर एक मेम्ब्रेन, जैसे मैंने बोला जोना पेलिसिडा के पास में एक रिसेप्टर है, किसके लिए, स्पर्म के लिए। तो सबसे पहले ZP2 के रिसेप्टर के पास जा रहा है, वहां पर उसकी बाइंडिंग हो रही है, बाइंडिंग होने के बाद में उसको आगे जाने दिया जा रहा है। अगर कोई दूसरी स्पीसीज का होता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि वो बाइंडिंग फेल हो जाती, तो आगे स्पर्म की एंट्री इम्पॉसिबल होने वाली थी। चलिए, लेकिन यहां पर अपन एंट्री करवा दिया। अब क्या होगा, अब कोई एक स्पर्म इसके अंदर एंटर हो जाएगा। तो ये देखो यहां पर क्या है, अगेन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में रिसेप्टर लगा हुआ है। इस रिसेप्टर पर आकर कौन बाइंड कर रहा है, स्पर्म आकर बाइंड कर रहा है। चलिए कलर अपन वापस चेंज कर रहे हैं। ये देखो स्पर्म आके बाइंड कर रहा है। जैसे ही इसके पास स्पर्म आके बाइंड करेगा, जैसे ही स्पर्म आके बाइंड करेगा, क्या होगा, इसके अंदर बहुत ही अच्छी वाली सिग्नलिंग ऑन हो जाएगी, और वो सिग्नलिंग ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी को रोकेगी। सॉरी, वो सिग्नलिंग जो है वो पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करेगी। तो उस इवेंट को बोला अपन ने ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी। तो क्या
क्या ये वाला स्पर्म इंटर हो जाएगा? यस, ये वाला स्पर्म तो बच्चों इंटर हो जाएगा। चलिए अपन अब नेक्स्ट इवेंट में देखेंगे, ये वाला स्पर्म तो अंदर की ओर चला जाएगा, इसके बाद में अपन देखने जा रहे हैं। लेकिन बाकी स्पर्म का क्या होगा, वही तो अपन देख रहे हैं। ये देखो, ये अंदर आ गया है, अंदर क्या लेके आया अपने साथ में, ये देखो नेक वाला रीजन तक इसके अंदर आ गया है। यहाँ पर ये लेके आया एक्रोसोम का कुछ पार्ट, ये इसका न्यूक्लियस और ये नेक वाला रीजन। बाकी वाला पार्ट कहाँ गया? बाकी वाला पार्ट कहाँ गया? बाकी वाला पार्ट बाहर ही रह गया सर, बाकी वाला पार्ट बाहर ही रह गया। तो अंदर क्या गया है? अंदर क्या गया है इसके? ये देखो, ये गया है इसके पास एक्रोसोम वाला रीजन और न्यूक्लियस और नेक वाला रीजन गया अंदर की ओर। चलिए अब एक स्पर्म को एंट्री मिल चुकी है, बाकी के स्पर्म का क्या होने वाला है? उनका वहां पर ब्लॉकेज होने वाला है। कौन उसको रोकेगा और कैसे इसको रोकने वाले हैं, वो चलिए अपन देख के क्लियर करते हैं। तो इसको बोलते हैं बच्चों, एक पूरी इवेंट यहां पर हैपन होने वाली है और उसको बोला अपन ने ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी। क्या बोल रहे हैं बच्चों? ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी। जरा ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छी इवेंट है। तो ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी में अपन करते क्या है, यानी कि मोर देन वन स्पर्म इंटर नहीं होने चाहिए। मोर देन वन स्पर्म शुड नॉट बी इंटर, शुड नॉट बी इंटर्ड इन एग। वाई? वाई वही तो अपन देखेंगे, क्यों क्यों? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? ये देखो, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि अगर एक से ज्यादा चला गया दैट मींस वो प्लॉइडी खराब कर देगा। यानी कि प्लॉइडी भी बोल सकते हैं या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि एक से ज्यादा स्पर्म जाकर किस या ऐसे भी बोल सकते हैं एक से ज्यादा स्पर्म जैसे ही एक के अंदर जाएगा, एक का पूरा ओरिएंटेशन ही खराब हो जाएगा। जो स्पर्म है वो अलग अलग क्या लेके आएगा? अपना सेंट्रियो लेके आएगा, अलग अलग अपना क्रोमोसोम लेके आएगा। जो सेकेंडरी ओसाइट के क्रोमोसोम है वो कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया किससे अपने को पेनेट्रेट, किससे अपने को फ्यूजन करना है। तो ये एक बड़ी रिस्क कॉज हो सकती है, एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अपने को किसी एक स्पर्म को ही क्या करना है? चांस देना है, ताकि उसकी फ्लूइडिटी भी मेंटेन रहे और कोई भी रिस्क वहां पर हैपन ना हो। चलिए, तो इसके लिए अपन ने एक इवेंट बनाई है, जिसे बोल रहे हैं ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी। अपन ने नहीं बनाई, ये बनाई है सेकेंडरी ओसाइट ने। तो क्या होने वाला है इसके अंदर? चलिए, तो मैं बोल रहा हूं इसके अंदर होने वाला क्या है, इसके अंदर स्पर्म को रोका जाएगा। तो कैसे रोका जाएगा? दो तरह से रोका जाएगा। ये देखो, यानी कि सिग्नलिंग होगी इसके अंदर। तो मैंने यहां पर बोला है ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी को अपन दो तरह से डिवाइड कर दे रहे हैं, दो तरह से डिवाइड कर दिया इसको। सबसे पहले मैंने यहां पर बोला है फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी। और दूसरी वाली इवेंट कौन सी है? दूसरी वाली इवेंट है स्लो ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी देखो, इसको टेम्परेरी बोलते हैं, ये टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी है और ये है परमानेंट। ये परमानेंट ब्लॉकेज है बच्चों, परमानेंट। अच्छा, ये परमानेंट है, यस ये परमानेंट है। कैसे हो रहा है वो अपन देख रहे हैं। ये देखो, मैं सेकेंडरी ओसाइट का सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये देखो, ये मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर ड्रॉ की है, एक और इधर में सेम इसी को मैं इसकी कॉपी करके एक और बना दी है। ये लो, क्या डिफरेंस है इसमें अपन देखने जा रहे हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेकेंडरी ओसाइट की, और यहाँ पर रिसेप्टर लगा हुआ है स्पर्म के लिए, और स्पर्म आकर यहाँ पर बाइंड हो रहा है। स्पर्म जैसे ही आकर बाइंड होता है तो बच्चों इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या लगा हुआ है? चैनल लगा हुआ है। उस चैनल का नाम क्या है वो अपन देखने जा रहे हैं। ये देखो बच्चों, एक चैनल यहाँ पर प्रेजेंट है। इस चैनल को बोल रहे हैं अपन लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल। क्या बोल रहे हैं इसको? इसको बोल रहे हैं अपन लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल बोलेंगे। बहुत ही अच्छी इवेंट है, ध्यान से सुनेंगे आप। लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल करेगा क्या? ये देखो,
अब ये क्या करेगा, जनरली आप सभी को पता होगा कि कोई भी जो सेल होती है उसकी इनसाइड और आउटसाइड जो चार्जिंग होती है वो डिफरेंट होती है। दैट मीन्स ऐसे बोल सकते हैं कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर यानी कि इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल चार्जेस अलग अलग होते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं जो आयंस या नेट चार्ज जो सेल का होता है वो डिफरेंट होता है। तो अंदर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की ओर जो चार्ज होता है, नेट चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो बाहर की ओर कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ऐसे करके पूरा बैलेंस रहता है सेल का। तो मैंने बोला जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो नॉर्मल कंडीशन में कैसा चार्ज रख रही है, नेगेटिव चार्ज रख रही है। और बच्चों इस नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं अपन पोलराइजिंग कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको, पोलराइजिंग कंडीशन, या फिर इसको रेस्टिंग कंडीशन बोलते हैं। चलिए, तो मैंने कहा नॉर्मल एक सेल के अंदर जो चार्ज रहता है वो कैसा रहता है, अंदर की ओर इनसाइड द सेल नेगेटिव रहता है। तो ये देखो मैंने यहाँ पर नेगेटिव ड्रॉ कर दिया, ज्यादा ड्रॉ हो गया, ये नेगेटिव चार्ज ड्रॉ किया मैंने। ओके, नेगेटिव चार्ज होता है, चलिए हाँ नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या होगा इससे, मैंने कहा जब तक नेगेटिव चार्ज है ना तब तक बाहर से कोई भी सिग्नल रिसीव किया जा सकता है। दैट मींस किसी भी, जैसे मैंने कहा स्पर्म को अंदर की ओर एंट्री मिल सकती है जब तक नेगेटिव चार्ज है। लेकिन अगर मैंने चार्ज चेंज कर दिया, अगर मैंने पोलैरिटी डिस्टर्ब कर दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो अपन ऐसे ही करते हैं। फिर इसके साथ में एक गेम अपन खेलते हैं। क्या गेम है यहाँ पर, देखना क्या गेम होने जा रहा है। ये देखो, जैसे ही स्पर्म यहाँ पर अटैच होगा बाहर से आएगा सोडियम। क्यों, क्योंकि सर ये जो लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल है ये ओपन हो जाता है किसी भी लाइगेंड के अटैच होने से। लाइगेंड यहाँ पर कौन है, ये स्पर्म एक तरह से लाइगेंड की तरह काम कर रहा है बच्चों, लाइगेंड की तरह। और रिसेप्टर इसके ऊपर ऑलरेडी बना हुआ है, ये रिसेप्टर है। तो लाइगेंड जैसे रिसेप्टर में बाइंड करता है, ये वाला चैनल हो जाएगा ओपन। ये ओपन हुआ तो बाहर से क्या आएगा, सोडियम अंदर की ओर आएगा, सोडियम आएगा। तो पहले बताओ इसके अंदर नॉर्मल केस में इसमें जो चार्ज था, नॉर्मल कंडीशन में जो चार्ज था वो कैसा था, वो चार्ज था -70 मिली वोल्ट। यानी कि इसको अपन बोल रहे हैं रेस्टिंग फेज। सेल के अंदर की जो फेज थी वो थी रेस्टिंग फेज बच्चों। लेकिन जैसे ही बाहर से सोडियम अंदर की ओर आया है तो ये चार्ज क्या होगा, अब यहां से डिस्टर्ब होगा बच्चों। कैसे, ये देखो -70, धीरे धीरे जैसे ही प्लस साइन आएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा -50 में, -50 से चला जाएगा सीधा 0 पर, और 0 से चला जाएगा +20 +30। ओके, जैसे ही +20 और +30 आता है बाहर से कोई भी लाइगेंड अटैच नहीं हो सकता। तो अब होगा क्या, सोडियम जैसे ही अंदर आता है फिर इस पर चार्ज कैसा हो जाएगा, फिर इस पर चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। ये देखो पॉजिटिव चार्ज हो गया। और आप सभी को पता है पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेकेंडरी स्टिमुलस नहीं लेने देगा। यानी कि पहले थी रेस्टिंग स्टेज और अब इसको बोला था अपन ने रेस्टिंग, और पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं डीपोलराइजिंग स्टेज। डीपोलराइजिंग स्टेज बच्चों, डीपोलराइजिंग स्टेज में कोई भी सिग्नल रिसीव नहीं करने दिया जाएगा। तो ये एक तरह से इसने क्या कर दिया है, स्पर्म को ब्लॉक कर दिया, पॉलीस्पर्मी को रोक दिया इसने। लेकिन मैंने बोला ना ये टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी कुछ सेकंड या मिनट्स ऐसे बोल सकते हैं, मैक्सिमम 1 मिनट का। अलग अलग बुक्स में इसका अलग अलग टाइम पीरियड दे रखा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ 1 मिनट, ठीक है। यानी कि 1 मिनट तक ये प्रोसेस चलेगी। तो इससे क्या होगा, एक फायदा होगा। क्या फायदा होगा, जो अपने परमानेंट इवेंट है या फिर परमानेंट ब्लॉक है ये ऑन हो जाएगा। परमानेंट ब्लॉक क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। वो कैसे, एक तो अपन ने यहाँ पर देख लिया कि ऐसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर चार्ज ऐसे होता है। दूसरी चीज देखना है यहाँ पर, जो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना उसके जस्ट नीचे की ओर क्या रहता है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ब्लैक कलर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ऐसे ऐसे वेसिकल्स होती है, ऐसे वेसिकल्स फील होती है बच्चों। और इस ब्लॉकेज को, इस इवेंट को बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शंस। यानी कि इसके अंदर कॉर्टिकल रिएक्शन होने वाली है। कैसे, ये मैंने आपको दिखाई है कॉर्टिकल्स, और इन कॉर्टिकल्स के अंदर किसका डिपोजिशन है, वही स्टिकी मटेरियल, चिपचिपा पदार्थ, हाई म्यूकोपॉलीसेकेराइड। चलिए इसके अंदर किसको फील किया अपन ने, म्यूकोपॉलीसेकेराइड को फील कर दिया है। क्या ये पूरी की पूरी मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होगी क्या, हाँ
पूरी की पूरी मेम्ब्रेन के नीचे ऐसे कॉर्टिकल वेसिकल्स प्रेजेंट है और इसका नाम रखा अपन ने कॉर्टिकल वेसल्स। क्या प्रेजेंट है इनके अंदर? इनमें प्रेजेंट है म्यूको पॉलीसेकेराइड, म्यूको पॉलीसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। यस, म्यूकोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है। ये एक स्टिकी मटेरियल होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है और इतना ज्यादा थिक और डेंस होता है कि बाहर से किसी भी मैटर को या फिर किसी भी पार्टिकल को अंदर की ओर एंटर नहीं करने देगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे अपन यूज कर रहे हैं। तो और इसमें अपन ने क्या देखा है, ये देखो मैं क्या बना रहा हूं यहां पर मैं बना रहा हूं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सभी ने नाम सुना होगा। और मॉडिफाइड ER को अपन बोलते हैं सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम। इसके अंदर किसका डिपोजिशन है? इसके अंदर किसका डिपोजिशन है, जल्दी बताओ सर। आप बताओगे तभी तो पता लगेगा। इसके अंदर है कैल्शियम। क्या है इसके अंदर? कैल्शियम है बच्चों। चलिए, कैल्शियम इसके अंदर फील है और यहां पर एक चैनल प्रेजेंट है बच्चों, उसको बोलते हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। यहां पर चैनल प्रेजेंट है। इस चैनल का नाम क्या है? वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, कैल्शियम चैनल। ठीक है, अब क्या होगा? अब इधर देखना, मैंने कहा ये देखो सोडियम इसके अंदर आ रहा है ना, सोडियम, तो सोडियम आ रहा है तो इसकी भी मेम्ब्रेन की पोलैरिटी क्या होने वाली है? डिस्टर्ब होने वाली है। पहले इसकी पोलैरिटी कैसी थी, जल्दी बताओ। पहले सर इसकी पोलैरिटी थी नेगेटिव, यानी कि ये भी एक तरह से पोलराइज कंडीशन में थी ER, तो ये नेगेटिव चार्ज। लेकिन जैसे ही बाहर से सोडियम आता है तो इसके ऊपर भी चार्ज क्या होगा? चेंज होगा। तो कैसा चार्ज हो जाएगा वो भी तो आप बताओगे ना। यस, चलिए मैं बता रहा हूं। ये देखो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज होगा, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। अच्छा, तो क्या कैल्शियम रिलीज हो जाएगा? क्या कैल्शियम रिलीज हो जाएगा? यस, कैल्शियम रिलीज होगा। तो सर कैल्शियम क्यों रिलीज करवा रहे हैं? कोई तो फंक्शन होगा इसका। हाँ, इसका फंक्शन है, अच्छा वाला फंक्शन है। ये देखो बहुत सारा कैल्शियम बाहर आ रहा है, बहुत सारा कैल्शियम बाहर आ गया। तो ये कैल्शियम करवाता क्या है? ये जनरली क्या करवाता है कि जो ये वेसिकल्स है, वेसिकल्स, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जिसे अपन ने बोला है, कॉर्टिकल वेसिकल बोला है यहां पर मैंने, वेसिकल्स, इनके अंदर भरा हुआ है म्यूकोपॉलीसेकेराइड। अब अपने को इनको क्या करवा देना है? रप्चर करवा देना है और इस म्यूकोपॉलीसेकेराइड की पूरी की पूरी लेयर बनवा देनी है इसके नीचे। किसके नीचे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे। तो इससे होगा क्या? एक परमानेंट ब्लॉक लग जाएगा, परमानेंट ब्लॉक लग जाएगा। चलिए कलर वही रखते हैं सेम। ये देखो यहां पर मैं शो करने जा रहा हूं, ये देखो ये क्या है? ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड आया है। ये कौन लेके आया? इस कैल्शियम ने बाइंडिंग करी है इस वेसिकल्स के साथ और वेसिकल्स को क्या करवा दिया है? फ्यूज करवा दिया है। कहां से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये देखो ऐसे फ्यूजन करवा देता है ये कौन? कैल्शियम। मैं एक को शो कर रहा हूं, ऐसे एक पूरी सेल के, पूरी मेम्ब्रेन के नीचे ये वाली इवेंट होती है। ये देखो ये रप्चर हो रही है और ये जो इनके अंदर म्यूकोपॉलीसेकेराइड था ना, ये बाहर निकल के आया है। ऐसे देखो बाहर निकल के आया है। कब निकल के आया? जब कैल्शियम ने इसको क्या करवाया? फ्यूज करवाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये देखो मैंने 3 वेसिकल्स को यहाँ पर शो किया है। ऐसे हर एक वेसिकल्स के क्या होगी? फ्यूजन होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। जो मैंने पिंक कलर से यहाँ पर शो किया है, इसको बोल रहे हैं अपन क्या? इसको बोले हैं बच्चों म्यूकोपॉलीसेकेराइड की थिक लेयर है ये। तो ये अब क्या होगा? क्या ये परमानेंट ब्लॉक है? हाँ, ये परमानेंट ब्लॉक है। अब कोई भी स्पर्म इसको क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, स्पर्म क्रॉस कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो थिक लेयर बनी है, ये थिक लेयर किसकी बनी है? ये थिक लेयर जो पिंक कलर से आपको दिख रही है, ये थिक लेयर है किसकी? यह म्यूकोपॉलीसेकेराइड की। और म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या होता है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या होता है बच्चों? ये एक स्टिकी मटेरियल है, स्टिकी मटेरियल। और आपको पता है स्टिकी मटेरियल जो है वो किसी दूसरे स्पर्म या किसी भी एलिमेंट्स को एंटर नहीं होने देगा। तो ये बहुत ही प्यारी इवेंट, जिसे बोला अपन ने ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी, बहुत ही नेसेसरी इवेंट है। तो ये हैपेंड
ये हैपन होती है। बट इसके पैरेलल में जो पहला स्पर्म आया था उसने भी बहुत ज्यादा तामझाम मचा दिया इसके अंदर। उसने क्या करवाया है, ये देखो, उसने भैया जी जाइगोट का ही फॉर्मेशन करवा दिया। वो कैसे सर, ये देखो, ये अपन बात कर रहे हैं सेकेंडरी oocyte थी और इस सेकेंडरी oocyte के अंदर यहां पर जो स्पर्म थे, सॉरी जो क्रोमोजोम थे, ये क्रोमोजोम क्या होंगे, इनको, ये अभी मेटाफेजिक स्टेज के अंदर है। किस स्टेज में है, मेटाफेजिक स्टेज में। तो अपन ने देखा था कि सर स्पर्म आ चुका था, स्पर्म का ये वाला रीजन जिसमें न्यूक्लियस था और ये एक्रोजोम था, बट स्पर्म अपने साथ में क्या लेके आया है, सेंट्रियोल लेके आया है। ये देखो ऐसे सेंट्रियोल लेके आया है, जिसे बोला था अपन ने प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल क्या करवाएगा, इनके अंदर जो भी अरेस्ट हो रखा था इसको बच्चों कंप्लीट करवाएगा। तो अरेस्ट जैसे ही कंप्लीट होगा तो इसके अंदर सेकेंडरी oocyte से क्या बनेगा, ओवम बनेगा। अब ये देखना, ये वाली इवेंट आएगी। अब इससे 2 सेल इसके अंदर डिजाइन हो रही है, यानी कि एक तो बन गया इसमें, एक तो पॉलर बॉडी बन गई है। पॉलर बॉडी में आधे क्रोमोजोम आ गए, बाकी क्या बना है इसके अंदर, बाकी बना है इसके अंदर, यानी इसको बोला पोलर बॉडी। ये पोलर बॉडी फॉर्म हुई है। कैसे सर, ये जो अरेस्टेड मियोसिस था ना, मियोसिस सेकंड, जो सेकेंडरी oocyte में अरेस्ट था, उसको कंप्लीट करवाया किसने, इस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ने। ये क्या है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बच्चों, तो इसने कंप्लीट करवाया है, इसने कंप्लीट करवाया। बहुत ही अच्छी इवेंट है। और अब क्या बन गया इसमें, एक ओवम बन गया है। तो अब जो ओवम के क्रोमोजोम है, इनका मिक्सिस हो जाना है किसके साथ में, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म के साथ में। ये देखो स्पर्म का, अब अपन बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर रेड कलर से जो ये जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ क्रोमोजोम, ये स्पर्म के हैं, स्पर्म के क्रोमोजोम है। क्योंकि स्पर्म के ये देखो यहाँ पर अपन ने पहले ही सेट कर दिया, ये देखो वेट कर रहा है, ये न्यूक्लियस तो अभी भी वेट कर रहा है कि कब सेकेंडरी oocyte बने, सॉरी कब ओवम बने और मैं कब जाके फ्यूजन करूं इनसे। तो ये देखो फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है इन दोनों का। फ्यूजन होने के बाद में कैसा बन जाएगा, जल्दी बताओ। ये देखो ऐसी इवेंट बन जाएगी। ये इसको बोला 2n कंडीशन, और ये बन चुका है बच्चों जाइगोट। जाइगोट बन गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एम्फीमिक्सिस, और ये अपन ने जाइगोट फॉर्म कर लिया है। तो अपन ने बोला है आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म मियोसिस विल कंटिन्यू। जो मियोसिस अरेस्ट हो रखा था वो कौन सा मियोसिस था, वो मियोसिस सेकंड था। सेकंड का भी कहां पर, उसमें भी मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट हो रखा था बच्चों, मेटाफेज सेकंड में। तो क्या वो अरेस्ट प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ने दूर कर दिया, क्या उसको रिमूव कर दिया? जी हाँ, रिमूव कर दिया उसने, और पूरी की पूरी इवेंट उसने करवाई। तो उससे क्या हुआ, हैप्लॉइड फॉर्म तो ऑलरेडी बन गए थे, हैप्लॉइड फॉर्म तो मियोसिस फर्स्ट में ही बन गए थे। चलिए फिर भी मैंने यहाँ पर लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल फॉर्म्ड स्पिंडल फाइबर एंड इट विल डू कंप्लीट अरेस्टेड मियोसिस, जो अपन ने देख लिया इसके अंदर। तो इसके बाद की ये जो फ्यूजन जो होता है क्रोमोसोम्स का, इसको बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। तो अपन ने लिखा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम विल टेक प्लेस एंड फॉर्म ए डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये बन गया बच्चों डिप्लॉइड सेट, इसको डिप्लॉइड सेट बोला है। तो क्या ये जाइगोट बन गया? जी हाँ, जाइगोट बन गया। तो क्या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई? जी हाँ, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। बहुत ही प्यारी इवेंट है, अच्छे से इसको अपन ने कंप्लीट किया है। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसकी रिमेनिंग इवेंट यानी कि क्लीवेज स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे करके अपन इस चैप्टर को जल्दी ही खत्म करने वाले बच्चों। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे और अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जी, थैंक यू।